हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल। इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल। जो हमारा बोर्स मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे होगा। तो देखिए, स्पेक्ट्रम के लिए हम सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं। इस टाइप की, राइट। और यहां से ये बंद हो गया। इसमें कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। ये सभी हाइड्रोजन एटम है और ये हमने यहां कुछ वोल्टेज लगा दी, राइट। तो इस वोल्टेज से क्या होगा, या इस बैटरी से क्या होगा, एक वोल्टेज मिलेगा जिससे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज हो जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन एटम देखें तो उसका एक न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास और भी एनर्जी लेवल्स हैं जो हम बोर ऑर्डर एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल कितनी एनर्जी दी है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। तो ये हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, यानी यहाँ पहुँच गया एक्साइटेड स्टेट पर। और ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट पर ज़्यादा देर रुकता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक। फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे आता है। अब नीचे आने का कोई फिक्स रूल नहीं है, वो एक एक पौड़ियाँ चढ़कर भी उतर कर भी आ सकता है, यानी एक एक एनर्जी लेवल से फिर यहाँ आ जाएगा। और हर एनर्जी लेवल का गैप अलग अलग है। जैसे ये हम पढ़ा चुके हैं, डेल्टा E1 है, ये डेल्टा E2 है, ये डेल्टा E3 है, ये डेल्टा E4 है। तो हर एक की एनर्जी अलग है। इसका मतलब जो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे वो भी अलग अलग रेडिएशन होंगे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के होंगे, अलग अलग एनर्जी के होंगे। जैसा हमने बताया कि कोई फिक्स रूल नहीं है, तो हो सकता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आ जाए। तो इस बार उसने सेकंड केस में ये बड़ा एनर्जी गैप लिया, यानी डेल्टा E3 और E4 का सम लिया। तो यहाँ का जो फोटोन होगा वो अलग फ्रिक्वेंसी का होगा, अलग एनर्जी का होगा। बट ये वाला और ये एक ही फ्रिक्वेंसी के होंगे, तो इसको हम एक ही मानेंगे। और ये भी इसको भी एक ही मानेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनर्जी शेल्स हैं अलग अलग, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भी नीचे आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्ट आ जाए, ये सबसे बड़ा एनर्जी गैप है। तो यहाँ का रेडिएशन या यहाँ की फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो जैसा एनर्जी गैप होगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी मिलेंगी आपको। तो अलग अलग आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भी आ सकता है, फिर डायरेक्ट भी आ सकता है, फिर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन आएगा वो ग्राउंड स्टेट पर ही, राइट। यहाँ से यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, ऐसे भी आ सकता है। सब एनर्जी लेवल अलग अलग है। जो एनर्जी लेवल सेम है उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे फिर से हम लिखें कि ये और ये सेम होगा, तो एक रेडिएशन काउंट करेंगे। तो ये जो सारे रेडिएशन एटम्स हैं हमारे पास, इतने सारे, ये सभी सेम एनर्जी लेवल पर एक्साइट हो जाते हैं। 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं,
सभी हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। तो जब लौट कर आते हैं तो उनसे अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ मिलती रहती है, ये ν1 ये ν2 इस तरीके से हमें मिलती रहती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो हमें मिलती है इनको हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेंगे और उसके रेडिएशन को मेज़र कर लेंगे, वेवलेंथ को या फ्रिक्वेंसी को, और हमें मिल जाएगा कि ये किस रीजन में पड़ती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और रिलीज़ करके नीचे आएगा। जब रिलीज़ होगी उसी रिलीज़ को हम मेज़र करेंगे, इसी रिलीज़ को हम यहाँ मेज़र करेंगे, इन रिलीज़ को हम मेज़र करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ कहीं पहुँच गया, यानी किसी एनर्जी लेवल 2 पर पहुँच गया, 2 मतलब नॉट नेसेसरी सेकेंड एनर्जी लेवल, कोई भी एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, आप इसको ई फाइनल बोल सकते हैं और इसको ई इनिशियल बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आया तब रेडिएशन दी। तो अगर हम अपना बोहर मॉडल यूज़ करें तो डेल्टा ई निकालें तो ये होगा हमारे पास ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये होता है माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई ई इनिशियल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब इसी को आगे हम यूज़ करें तो हमारा टर्म बन जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल का स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, अंदर बच जाएगा एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं और जूल्स में निकाल रहे हैं, इफ एनर्जी इज इन जूल्स, तो ई नॉट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, जिसको हम आर एच पे लिखते हैं, बताया था। तो नेक्स्ट पेज पर आए तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अब डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स इंटू जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगर हम इसे बोहर्स फ्रीक्वेंसी का रूल बना लें तो न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच हो गया, राइट। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/, इनिशियल को n1 लिख देते हैं और फाइनल को n2 स्क्वायर डिवाइड बाई h हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अगर हमें वेव नंबर निकालना हो इससे, वेव नंबर होता है न्यू बार और हमारे पास रिलेशन होता है c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और न्यू बार होता है हमारे पास 1/λ। तो लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं न्यू बार, तो c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू 1/न्यू बार। तो न्यू बार की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, न्यू बार की वैल्यू हो गई न्यू बाई सी, ये हमने न्यू निकाला था। तो न्यू बार, ये हमने न्यू निकाला था, न्यू बार के लिए अब हम क्या करें, न्यू बाई सी कर देते हैं, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8
इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास न्यू बार आता है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट थी, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस कांस्टेंट को अब हम एक नया नाम देते हैं न्यू बार, which is equals to 1/λ is equals to r only into z square 1/n1 square minus 1/n2 square। तो ये फाइनल हमें रिलेशन यूज करना है, ये फाइनल रिलेशन यूज करना है। तो आर एच इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, या फिर 1.09677 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिड्स फॉर्मूला, RITZ, रिड्स फॉर्मूला। तो अब हम इसी से फ्रीक्वेंसी, इसी से हम वेवलेंथ या फिर वेव नंबर को कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर हमारे पास मान लो हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर जंप कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ n1 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आया, ग्राउंड स्टेट यानी लोअर एनर्जी लेवल है, तो ये हो गया 1 और n2 हो गया 2 से 1 पर आ रहा है। तो 1/λ इज इक्वल टू r, z हो गया 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया r। 1 माइनस 1/4, ये हो गया r। 4 माइनस 1/3, तो 1/λ हो गया हमारे पास r इंटू 3/4। तो लैम्डा कितना हो गया 4/3 इंटू r। इस तरीके से हम लैम्डा निकाल सकते हैं किसी भी रेडिएशन का। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पेक्ट्रम निकाले हैं, उन्हीं के नाम पर स्पेक्ट्रम पड़ा है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल है। जैसे ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ कहीं चलो मान लो इन्फिनिटी हो गई। और इधर कहीं हमारे पास रखा हुआ है न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं, कहीं से भी आए, फ्रॉम एनीवेयर, यानी 2 से 1 पर आए, 3 से 1 पर आए, 5 से 1 पर आए, या इन्फिनिटी से किसी भी तरीके से 1 पर आए, तो जो भी हमारे पास यहाँ रेडिएशन मिलेंगे, जो भी रेडिएशन मिलेंगे वो सब एक रीजन में पड़ते हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और वो है नाम लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। और ये सारे रेडिएशन यूवी रीजन में पड़ते हैं, अल्ट्रावायलेट, मतलब जो भी रेडिएशन यहाँ से मिलेंगे आपको वो यूवी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर होंगे। वो किसकी फ्रिक्वेंसी पर होंगे? यूवी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर होंगे। इनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसका मतलब हुआ कि लाइमन में
लाइमन में N1 की वैल्यू फिक्स है, यानी उसको आना तो ग्राउंड स्टेट पर ही है। कहाँ से आ सकता है? वो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बाकी सब सीरीज़ में भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे फर्स्ट है कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n1+1 टू n, इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, n1+1 टू n पर आता है। n1+1 टू n आने का मतलब है लाइमन के लिए, फॉर लाइमन n हो गया हमारे पास 1 और n+1 यानी ये n2 हो गया, यानी ये हो गया 2, यानी 2 से 1 पर आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो इसको हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट लाइन, ये पहली लाइन है। नेचुरली तो अगर 3 से 1 पर आएगा मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लाइन। और 4 से 1 पर आएगा तो ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड लाइन। 5 से 1 पर आएगा तो ये हो जाएगी फोर्थ लाइन, एंड सो ऑन फॉर लाइमन, क्योंकि लाइमन के लिए ज़रूरी है कि उसको ग्राउंड स्टेट यानी n=1 पर ही आना है। तो फर्स्ट लाइन n1+1 से n पर आने पर मिलती है। अब इसमें हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक तो हमने कर ली, दूसरी आती है सीरीज़ लिमिट। सीरीज़ लिमिट क्या है? किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए सीरीज़ लिमिट पूछे तो सीरीज़ लिमिट का मतलब है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल फॉर द पर्टिकुलर सीरीज़। फॉर द पर्टिकुलर सीरीज़ का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? लाइमन की बात कर रहे हैं। और लाइमन की बात कर रहे हैं तो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल कौन सा काउंट होगा? लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल काउंट होगा n1=1। तो अगर सीरीज़ लिमिट बोल रहे हैं तो n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1 पर आ रहा है, तो 1/λ r इंटू z², 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर। Therefore 1/λ r into z², 1 minus 0. Therefore 1/λ r z²। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज लिमिट के लिए। अब दूसरी सीरीज की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बामर, BALMER, बामर सीरीज। बामर सीरीज क्या है? देखिए, हमारे पास वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये इन्फिनिटी। तो बामर सीरीज़ तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहीं से भी जंप करे, लेकिन आकर रुके वो 2 पर, फ्रॉम एनीवेयर टू 2, कहीं से भी आए। तो बामर सीरीज़ की जो फाइनल कंडीशन है या फाइनल एनर्जी लेवल है जहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, वो आएगा 2 पर। और ये सभी की सभी हमें मिलती हैं विजिबल रीजन में। ये सभी की सभी हमें कहाँ मिलती हैं? विजिबल, यानी सिर्फ यही स्पेक्ट्रल लाइन अभी तक हम देख सकते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन हम नहीं देख सकते। तो बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कहें कि n जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा,
फाइनली जहाँ पर आएगा। तो n1 हो गया हमारा 2, लेकिन n2 कितना होगा, यानी हायर एनर्जी लेवल कितना होगा, वो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और इन्फिनिटी से आ सकता है। तो जब भी हम कहें कि हमारी बामर सीरीज़ है या विजिबल रीजन है, तो हमारा n1 यानी इलेक्ट्रॉन के ड्रॉप होने की कंडीशन हमें पता चल गई कि और वो कहाँ ड्रॉप करेगा, वो ड्रॉप करेगा n = 2 पर। और अगर 1 पर करता तो वो सीरीज़ ही बदल जाती, वो होती लाइमन सीरीज़। अब क्योंकि ये विजिबल रीजन पर है तो इसको थोड़ा सा और हमें एनालाइज करना है। तो हमने जैसा अभी बताया आपको कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल है इस टाइप से। राइट, एंड दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, ऐसे। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रुकता है या यहाँ पर रुकता है या यहाँ आता है या कहीं यहाँ से आता है, ये सब विजिबल हैं, देखने लायक है, मतलब हम देख सकते हैं इनको। अगर हम इन सबको देख सकते हैं, विजिबल रीजन में है, तो नेचुरली ये विबग्योर होगा। विबग्योर में रेड मैक्सिमम लैम्डा एंड मिनिमम एनर्जी होता है, इन वॉयलेट मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम लैम्डा पर होता है। तो अब हम एनर्जी गैप देखते हैं। एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप है हमारे पास, दूसरा एनर्जी गैप बड़ा हो गया, तीसरा एनर्जी गैप और बड़ा हो गया, और ये एनर्जी गैप हमारे पास सबसे बड़ा हो जाता है इस तरीके से। तो अगर हमारा एनर्जी गैप सबसे छोटा यहाँ पर मिल रहा है, तो ये मिनिमम एनर्जी गैप है। मिनिमम एनर्जी गैप है तो यानी ये होना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम लैम्डा होगा। मैक्सिमम लैम्डा होगा मतलब ये पहली लाइन हमारी किस कलर की होगी, रेड कलर होगी। पहली लाइन हमारी कैसी होगी, रेड कलर, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि फर्स्ट लाइन का मतलब है n1 + 1 से n पर आना, और बामर के लिए n यानी लोअर एनर्जी लेवल है 2, और n + 1 हो गया 2 + 1 यानी 3 पर आना। तो फर्स्ट लाइन जब भी कहेंगे तो फर्स्ट लाइन का मतलब होगा 3 to 2 आना। किसके लिए, विजिबल रीजन बोल दें या कलर ही बता दें कि रेड कलर है, ब्लू कलर है, ऐसा कुछ बोल दें तो वो विजिबल रीजन हो गया, बामर सीरीज। और अगर इसके लिए कहें कि हमारे पास सीरीज लिमिट क्या होगी, तो सीरीज लिमिट फॉर बामर, बामर के लिए, तो बामर के लिए n1 होगा 2 और n2 होगा इन्फिनिटी, अगर सीरीज लिमिट है तो। ये विजिबल रीजन में पड़ती है। बामर के बाद आता है हमारे पास पाश्चन। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज भी बिल्कुल उसी तरीके से अब क्लासिफाई होगी। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ कहीं इन्फिनिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है हमारे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये इन्फिनिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन जो हमारा रुकेगा वो रुकेगा हमारा 3 पर, एनीवेयर टू 3, डायरेक्ट जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से और रुकेगा कहाँ पर, वो n = 3। तो इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, और ये सभी की सभी हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, IR रीजन में। मतलब जो भी वेवलेंथ निकलेगी, जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी रेडिएशन की, वो सब की सब कलेक्टिवली किस रीजन में पड़ जाएंगी, IR रीजन में पड़ जाएंगी। इसका मतलब पाश्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 की वैल्यू होगी 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी। और अगर इसकी हम फर्स्ट लाइन बोलें आपसे, तो फर्स्ट लाइन मिलेगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन 3 to 4 पर आएगा। और अगर हम सीरीज लिमिट बोल दें, सीरीज लिमिट हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी टू 3,
फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, हमें फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, जब 4 to 3 आएगा। और सीरीज लिमिट कब मिलेगी हमें, जब इन्फिनिटी टू 3 आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल ही कर लेते हैं चलिए। फॉर हीलियम आयन फाइंड लैम्डा ऑफ सीरीज लिमिट इन पार्शियल सीरीज। तो देखो यहाँ से आपको हीलियम बता दिया, यानी Z की वैल्यू 2 बता दी। सीरीज लिमिट कहने का मतलब हो गया कि N2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, और पार्शियल सीरीज कहने का मतलब हो गया N1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड स्क्वायर 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड, जेड की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर 1 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 4, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई 9 माइनस 0। तो 1 बाई लैम्डा हो गया हमारे पास कितनी वैल्यू, R इंटू 4 बाई 9। आपसे लैम्डा पूछा है ना कि 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया हमारे पास, लैम्डा हो गया 9 बाई 4 इंटू आर। आर की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। आर की वैल्यू मान लो हमने रखी 1.09677 इंटू 10⁻⁷ तो आपको लैम्डा आएगा मीटर। चाहे तो अब आप उसको एंगस्ट्रॉम में बदल लीजिए, चाहे आप उसको नैनोमीटर में, चाहे पिकोमीटर में या मीटर में ही आंसर दे दीजिए। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप जैसे ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज आती है और वो है ब्रैकेट। BRACKET ब्रैकेट सीरीज। अब जितना हमने पढ़ लिया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब हमें पता चल गया है कि हमें एनर्जी लेवल कौन से बनाने हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कराना है। राइट तो अगर ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये इन्फिनिटी है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो हमारा ब्रैकेट में रुकेगा वो रुकेगा 4 पर, चाहे 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए या कहीं इन्फिनिटी से आए। तो ब्रैकेट सीरीज़ का N1 वैल्यू है 4 और N2 वैल्यू है 5, 6, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी। और ये सारे भी आपको IR रीजन में ही मिलेंगे, इंफ्रारेड रीजन में। मतलब जब भी रेडिएशन निकलेगा तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी पड़ेगी वो किस में पड़ेगी, IR रीजन। तो इसके लिए भी अगर हम पूछें आपसे फर्स्ट लाइन क्या है, तो फर्स्ट लाइन है 5 to 4। और अगर कहें सीरीज़ लिमिट क्या है, तो सीरीज़ लिमिट है हमारे पास इन्फिनिटी टू 4 फॉर ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज़ आती है हमारे पास फंड सीरीज़, PFUND। P साइलेंट है, फंड सीरीज़ या P फंड सीरीज़ भी बोल देते हैं कई बार, बट P साइलेंट है, फंड सीरीज़। फंड सीरीज़ के लिए फिर से सेम, ये रहा हमारा न्यूक्लियस और अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग अलग एनर्जी लेवल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कहीं इन्फिनिटी। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। फंड सीरीज़ के लिए आपको इलेक्ट्रॉन अब कहाँ रोकना है, 5 पर रोकना है। मतलब 6 to 5,
7 to 5 या इन्फिनिटी टू 5। ये सब के सब इस बार भी IR रीजन में ही पड़ते हैं, इंफ्रारेड रीजन में, यानी इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो रेडिएशन एमिट होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करे या इन्फिनिटी से जंप करे या 6 से जंप करे। तो फंड सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू फिक्स हो गई, दैट इज़ 5, और N2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? फर्स्ट लाइन मिलेगी आपको जब हम 6 से 5 पर लेकर जाएंगे फंड सीरीज़ में। और सीरीज़ लिमिट कब होगी? सीरीज़ लिमिट होगी जब इन्फिनिटी से किस पर आएगा? 5 पर आएगा। अब पूछे कितनी सीरीज़ हैं? तो लास्ट सीरीज़ है हमारे पास हम्फ्रे। हम्फ्रे सीरीज़। और इसमें अब इतना सब करने के बाद कुछ खास बचता नहीं है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस एटम का, और ये हो गई हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4, 6, 7 इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये इन्फिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ रोकना होगा आपको? यहाँ पर या यहाँ पर। तो हम्फ्रे में N1 की वैल्यू फिक्स हो गई 6 और N2 की वैल्यू हो गई 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन यहाँ कब मिलेगी? फर्स्ट लाइन मिलेगी जब 7 to 6 आएगा। और सीरीज़ लिमिट कब मिलेगी? सीरीज़ लिमिट मिलेगी आपको जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी टू 6। ये हमारे पास है सीरीज़ लिमिट। सीरीज़ लिमिट को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। सीरीज़ लिमिट को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलेंगे किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। अब अगर हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पर पड़ा हुआ है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल पर है, मान लेते हैं हमारे पास ये एनर्जी लेवल हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर कहीं है इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे कैसे नीचे की तरफ आ सकता है? वो ऐसे आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, और वो ऐसे भी आ सकता है। इट कैन जंप लाइक दिस वन, 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 एंड इट कैन जंप लाइक दिस वन। अब क्वेश्चन होता है कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो पार्ट है। अब जब वो एक बार नीचे आ गया तो ये कौन है आने वाला, ये कौन है आने वाला, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये सब कौन है? तो ये एक्चुअली हमने एक डायग्राम में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ली है। पॉसिबिलिटीज़ से मतलब है कि जैसे हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम या किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम से भरा हुआ कोई चैम्बर है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप वन एटम। एक एटम नहीं होता, एक मोल में ही एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो जब आप इसको एनर्जी देते हो, यहाँ से कुछ वोल्टेज देते हो, तो जितने भी इसके अंदर एटम भरे हुए हैं वो सब के सब हायर एनर्जी लेवल पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज आपने यहाँ से दी। सब के सब इक्वली एनर्जाइज होंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन एटम थे जो 1 2 3 4 5, दूसरा हाइड्रोजन एटम रहा होगा, थर्ड हाइड्रोजन एटम रहा होगा, फोर्थ हाइड्रोजन एटम रहा होगा,
5th हाइड्रोजन एटम रहा होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, 6th भी ले लेते हैं, सभी हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। तो ये हाइड्रोजन एटम नंबर 1, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 2, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 3, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 4, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 5 और ये 6 हो गए। इन सभी में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल 5 पर पहुंच गया, सभी में पहुंच गया। अब नीचे आने की बारी है। तो वो नीचे कैसे आ सकता है? वो एक एक पौड़ियाँ उतर कर, एक एक सीढ़ियाँ उतर कर भी आ सकता है। ऐसे आ गया, ये तो पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 सीढ़ियाँ उतरे, फिर 2 सीढ़ियाँ और उतर जाए। तीसरे में पॉसिबिलिटी है कि वो 1 सीढ़ी उतरे, फिर दूसरी सीढ़ी उतरे, फिर जंप लगा दे। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो यहाँ से यहाँ आए और फिर सीधा यहाँ से यहाँ आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ जाए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कितनी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये हमें पहले ही मिल चुकी है, यानी 1 ही रहेगी। ये भी मिल चुकी है, ये 2 ही रहेगी। और ये भी मिल चुकी है जो 6 रहेगी। ये मिल चुकी है जो 1 रहेगी। लेकिन ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन अभी तक कहीं नहीं मिली थी जो 4 से 1 पर आता हो। देख लीजिए, 4 से 1 वाला कोई नहीं, तो यानी ये नई स्पेक्ट्रल लाइन होगी। ये 7th होगी। अब 5 से 2 वाला भी कोई नहीं मिला था, ये 8th हो गई। लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइन 4th है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए। तो देखो ये तो हमें मिल चुकी है 1 और ये भी मिल चुकी है 4, लेकिन ये हमें नहीं मिली 9। तो इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमने एक जगह लिख लिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने अलग अलग हाइड्रोजन एटम की एक जगह लिखी। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगे। अब इन सभी स्पेक्ट्रल लाइन्स में अगर हम देखें तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नीचे आया यानी ग्राउंड पर आया, वो सारे के सारे होंगी लाइमन। एनीवेयर टू 1, अगर वो यहाँ आता है एनीवेयर टू 2 तो ये होंगी बामर। एनीवेयर टू 3 ये होंगी हमारे पास पाश्चल। और ये होगी हमारे पास ये वाली सिर्फ ब्रैकेट। तो इलेक्ट्रॉन अगर 5 से एक्साइट होकर लोअर पर आ रहा है तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन तो मिली 10, लेकिन इन 10 स्पेक्ट्रल लाइन में से आपको लाइमन में कितनी मिली? लाइमन में मिली सिर्फ आपको 4, बामर में 3, देखिए 1 2 3, पाश्चन 2, ब्रैकेट 1। टोटल कितनी मिली? 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स आपको मिल गई। तो अगर कभी आपको टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालनी हो, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो फॉर्मूला सिंपल है n2 - n1 × n2 - n1 + 1/2, जहाँ n2 है हायर एनर्जी लेवल और n1 है आपके पास लोअर एनर्जी लेवल।
जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था 5 से 1 पर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बतानी है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी कितनी? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी फॉर्मूले के हिसाब से n2। n2 हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 5 माइनस 1 4 इंटू 5 बाई 2, 20 बाई 2 दैट इज 10। 10 स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन आउट ऑफ 10 spectral lines, only 3 in visible region। 10 में से 3 विजिबल रीजन में होंगी, यानी कौन सा रीजन होगा? बामर, बामर सीरीज होगी। प्रीवियस डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3, 10 में से 3 ही आपको मिली है यहाँ पर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि 6 to 1 पर आ रहा है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? फर्स्ट पॉइंट, एक पार्ट, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन। तो जब आपको कहेंगे 6 से 1, सिक्स से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। जब 6 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यानी यहाँ से जंप कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो अगर हम फॉर्मूले से लिखें तो टोटल की वैल्यू होगी हमारे पास n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। अब n2 कितना है? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 5 इंटू 6 बाई 2 दैट इज 15, 15। ये तो एक आंसर हो गया। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन, विजिबल का मतलब हो गया 2 पर। 2 पर आपको मिली 1 2 3 एंड 4। तो अगर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन की निकालनी हो, जैसे विजिबल रीजन की निकालनी है, तो विजिबल रीजन का मतलब हो गया कि n2 की वैल्यू, मतलब जो जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर रुकेगा, वो हो जाएगी हमारे पास 2। और आया कहां से था? 6 से आया था, तब पर्टिकुलर रीजन की वैल्यू होगी n2 माइनस n1। n2 6 माइनस 2 दैट इज 4। किसी रीजन की निकालनी है तो गैप लेंगे, और अगर टोटल निकालनी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए 4 ही आई है, 1 2 3 एंड 4। अगर आपसे कहते हैं इसी केस में लाइमन की निकालिए, लाइमन कितनी मिलेंगे? तो लाइमन हो गया 1, लोअर एनर्जी कितना हो गया? 1। 6 से 1 गैप कितना आया? 5। 1 2 3 4 5। पास्चन की निकालनी है तो 6 माइनस 3, 3 हो गया। देखो 1 2 3, ये देखिए। तो रीजन की निकालनी है या टोटल निकालनी है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट।
अब कई बार क्या आता है कि एग्जामिनर का एक बड़ा ही डिस्क्रिशन वैल्यू यूज़ कर लाता है, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। अब उसने कह दिया कि हमारे पास यहाँ एक ही एटम है, जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सॉरी, थियोरेटिकली पॉसिबल है। अ सिंगल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ऐसा कुछ है। एक ही है, सिंगल वर्ड यूज़ किया, ए नहीं, सिंगल वर्ड यूज़ किया, अ हाइड्रोजन एटम नहीं, अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन इज excited to fifth energy level. Find maximum number of spectral lines when it come to ground state. ground state मतलब n वैल्यू 1। तो जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पर आ रहा है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है, लेकिन एटम एक ही है। जब एटम एक ही है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, और वो भी पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर, और दूसरा एटम ही नहीं है। जब दूसरा एटम ही नहीं है तो एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया 5 पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम कैसे निकालें? मैक्सिमम तो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके सीढ़ियाँ उतर उतर के एक एक एनर्जी लेवल उतर कर आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, कोई दूसरा एटम नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में आंसर होगा आपके पास 4। इन दैट केस आप प्रीवियस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सिंगल हाइड्रोजन एटम। और अगर इसी सवाल में पूछा होता कि मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मिनिमम कितनी मिलेंगे, तो मिनिमम तो आपको सिर्फ एक मिलेगी, 1 2 3 4 5। जब 5 4 3 2 1, कब मिलेगी मिनिमम? जब 5 से डायरेक्टली कहाँ आ जाए, 1 पर आ जाए। तो मिनिमम लाइंस कितनी मिलेंगी? 1, एक ही एटम में। तो मैक्सिमम पूछा है तो एक एक करके उतारना है आपको इलेक्ट्रॉन को नीचे, और मैक्सिमम में और मिनिमम में सीधा हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तभी होगा जब सिंगल हाइड्रोजन एटम मेंशन किया गया होगा, राइट? जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, कैलकुलेट द shortest and longest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series. ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन में जाने से पहले हम देखें कि हमारे पास एक तो है हाइड्रोजन एटम, यानी Z की वैल्यू 1 हो गई। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लैम्डा, तो अगर लैम्डा शॉर्ट होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप करेगा। और क्योंकि बोल दिया है लाइमन सीरीज है हमारे पास, तो लाइमन सीरीज का मतलब n1 = 1। लैम्डा लॉन्गेस्ट, लैम्डा लॉन्गेस्ट जब होगा जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा। तो लाइमन के लिए अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये कोई इन्फिनिटी तक पहुंच गया। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये इन्फिनिटी। तो सबसे छोटा गैप ये है, उससे बड़ा गैप, उससे बड़ा गैप, सबसे बड़ा गैप ये हो गया। तो अब यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी की बात हो रही है, तो ये एनर्जी लेवल काउंट होगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन n2 = 2 से n1 = 1 पर आएगा।
जब हमने इतनी बातें देख ली हैं तो आसानी से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो 1 बाई लैम्डा रिट्स फॉर्मूला लगाया, r इंटू 1 का स्क्वायर 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r हो गया, या लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई r हो गया। r की वैल्यू रख दीजिए 1.09677 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। और अगर आगे सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 9.117 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 मीटर हो गया, या फिर 911.7 एंगस्ट्रॉम हो गया। और जब आपसे कहा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम लैम्डा, मिनिमम एनर्जी, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 स्क्वायर 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर। दैट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1 बाई 4। तो लैम्डा हो गया हमारे पास 4 बाई 3 इंटू r, और r की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो 1215.7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 12818 एंगस्ट्रॉम is emitted when the electron of a hydrogen atom drops from 5th to 3rd orbit. Find the wavelength of the photon emitted when the electron falls from 3rd to 2nd orbit. राइट। तो अब क्वेश्चन में एक तो बता दिया हमारे पास कि हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम में ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल। तो जब इलेक्ट्रॉन 5th से 3 पर आया, 5 4 3 2 1, तो जो फोटोन निकला उसकी लैम्डा दी है आपको 12818 एंगस्ट्रॉम। फिर कहा कि जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर आएगा, 3 से 2 पर आएगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा डैश कर देते हैं इसको। तो कितनी होगी, तो चाहे तो इस डाटा को हम यूज़ ना भी करें तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 का स्क्वायर 1 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर, पहले केस के लिए। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 16 बाई 25 इंटू 9। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। या अगर हम यहीं से लैम्डा निकालें तो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 9 बाई r इंटू 16। अब सेम रिट्स फार्मूले में, इसी रिट्स फार्मूले में दोबारा से वैल्यू करते हैं। 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू r इंटू
5/36, या लैम्डा डैश हो गया हमारे पास कितना 36/5r। अब हमें एक लैम्डा मालूम है और लैम्डा डैश निकालना है, यानी आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना होगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 36/5r इंटू 25 इंटू 9 इंटू r इंटू 16। अब r की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि r कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब अगर हम यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू निकालें तो लैम्डा डैश हो गया हमारे पास लैम्डा इंटू 36 इंटू 16/5 इंटू 25 इंटू 9। वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ वैल्यू 6562.8 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द total number of lines formed in the spectrum if 12.1 electron volt of energy is supplied to hydrogen atom। अब अगर हम यहाँ सॉल्यूशन देखें इसका, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पर ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी सप्लाइड वो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 प्लस 12.1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। तो यहाँ न्यूक्लियस था, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और जहाँ कहीं भी पहुँचा है फाइनल पर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1। तो अगर हम यहाँ पर E फाइनल इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z²/n² लगाएं तो फाइनल है -1.5 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1/n²। माइनस से माइनस भी कट गया तो n² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल 9, या n की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा किस एनर्जी लेवल पर पहुंच गया, 3rd पर। और जब ये 3rd से वापस 1 पर आएगा तो टोटल पूछा हुआ है इसमें, तो टोटल हो गई हमारे पास कितनी लाइंस, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, दैट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1/2, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी 3। और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं।